The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस को खत्म कर चुके हैं. फंक्शंस के अंदर हमने जितने भी तरीके के फंक्शंस इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं और इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट हैं, जैसे कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, क्यूबिक फंक्शंस होते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. इससे पिछले वाली वीडियो तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने स्ट्रेट लाइन को देखा, हमने सर्किल को देखा, हमने पैराबोला को देखा और साथ में हमने हाइपरबोला को देखा. और ये देखा कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है उसमें ग्राफ्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो भी काइंड ऑफ एक ग्राफिकल थिंग है. तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और जो इकोनॉमिक्स में ग्राफिकल थिंग्स हैं उनके किस तरीके से कोरिलेशन बैठ सकता है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इकोनॉमिक्स में यूज होता है. आज के इस वीडियो के साथ हम एक नई टॉपिक को शुरू कर रहे हैं. इस टॉपिक का नाम सीक्वेंस एंड सीरीज है, यानी कि हम इसमें पढ़ेंगे सीक्वेंस किस तरीके के होते हैं, सीरीज किस तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप क्या होते हैं. फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि सीक्वेंस क्या होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, उनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा. लेकिन जिन बच्चों ने 11th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, ये कोर्स उन लोगों के लिए है. तो हम इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी पढ़ेंगे और साथ में जो सीक्वेंस और सीरीज हैं, ये डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट माना जाता है. यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज का, इससे एक जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग का होता है. उस कॉन्सेप्ट को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. 5 से 6 वीडियो बनेंगे इस पूरे टॉपिक पे. लेकिन अगर आपने सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस और पीछे बैकग्राउंड में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उनको देखिए. उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नेट की बुक्स जानना चाहते हैं कि कौन सी अच्छी बुक्स है नेट के लिए, उनका जो रिकमेंडेशन है वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जितनी भी इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक्स हैं वो मैंने सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी हैं. आप जाके वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं. फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें क्या देखना है. आज की वीडियो बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक. हम आज की वीडियो से सीक्वेंस को शुरू कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि सीक्वेंस होता क्या है. व्हाट इज सीक्वेंस? व्हाट इज सीक्वेंस? अगर हम इकोनॉमिक्स को छोड़ दें, मैथमेटिक्स को छोड़ दें और केवल इंग्लिश की बात करें, जो सीक्वेंस वर्ड है इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक. यानी कि जब हम कहते हैं आज, कल, परसों, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 2 साल, यानी कि जब हम एक के बेसिस पे दूसरे का डिसीजन लेते हैं, एक के बाद कोई एक चीज हम बोलते हैं जो कॉन्टिन्यूएशन में चले और जिनके बीच में कोई रिलेशन भी हो, जो कि कॉन्टिन्यूटी में चले. कॉन्टिन्यूटी में चलने का क्या मतलब होता है? जैसे कि अगर मैं कहूं 2, 4, 6, 8, 10, क्या है ये? दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर. ठीक है, ये क्या है? हमारा इवन नंबर का सीक्वेंस है. सेम वे इफ आई से 1, 3, 5, 7, 9, 11, व्हाट इज इट? ये भी हमारा सीक्वेंस है, लेकिन ये हमारा किसका सीक्वेंस है? ऑड नंबर का सीक्वेंस है. यानी कि जब हम कहते हैं एक के बाद एक, वो हमारा क्या होता है? सीक्वेंस होता है. अब हम लोगों ने फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो फंक्शन में क्या था? हमारे एक 2 सेट के एलिमेंट के बीच में जो एक रिलेशन होता था वो हमारा फंक्शन होता था. 1, 2, 3, 4 सारे एलिमेंट जब इससे कनेक्ट हो जाते थे तो वो हमारा क्या होता था? उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम फंक्शन बोलते थे. फंक्शन. ठीक है. रिलेशन क्या होता है? 2 सेट के एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन बताता है. आई होप रिलेशन और फंक्शन के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो रिलेशन और फंक्शन है उनको अच्छे से पढ़ कर आइए, क्योंकि जो सेट, रिलेशन, फंक्शन और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो एक तरीके से बेस है. आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें ये सब बेस जो है वो यूज होने वाला है. सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की और फिर बात करेंगे हम सीरीज की. ठीक है. सक्सेशन ऑफ नंबर या फिर कॉन्टिन्यूटी इन नंबर, दोनों ही सेम बात है और दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है.
अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए फंक्शन, यानी कि जो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है। यानी कि जब मैंने आपको यहाँ पे फंक्शन समझाया और जब मैंने फंक्शन का लेक्चर लिया था तो उस लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया था कि ये डोमेन है और ये हमारी कोडोमेन है। ठीक है, और जो डोमेन और कोडोमेन होती हैं उनके बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं और कोडोमेन का यूज करके हम क्या निकालते हैं? रेंज निकालते हैं। ठीक है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो हमारा क्या है? वो हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, अगर हम इसकी मोर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें कि बहुत ज्यादा फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है सीक्वेंस की, हर नेचुरल नंबर यानी कि सारे नेचुरल नंबर जो कि बिलोंग करे, यानी कि ये जो n है, ये n क्या है? हमारा सेट है नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, और जो ये सेट है नेचुरल नंबर्स का, उसमें से हमने हर एक एलिमेंट को निकाला है। n रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो हमने क्या किया है? हर एक एलिमेंट को निकाला है और ये जो हर एक एलिमेंट है वो किससे है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, और हमने इसको निकालने के बाद, यानी कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर थे उससे कुछ एलिमेंट निकाले और उनको क्या कर दिया? हमने रियल वैल्यूज दे दी। रियल नंबर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो दे दी। और जब हमने उन वैल्यूज को असाइन किया तो वो किस तरीके से बना? an इज इक्वल टू a1 a2 a3 an। ठीक है, जिसमें an क्या है? an इज इक्वल टू लास्ट नंबर। ठीक है, जो भी सीक्वेंस है उसमें a1 हमारा लास्ट नंबर है और जो a1 है वो हमारा फर्स्ट नंबर है और उसके साथ में ये जो है a1 a2 a3 an, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, फॉर्मल डेफिनेशन एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। कुछ बुक्स में ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी मिलेगा, बट अगर ब्रॉडली बात करें तो जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर हो। और हम एक सेट लिया, हमने जो n सेट लिया, ये जो सेट है नेचुरल नंबर्स का, उससे हमने कुछ एलिमेंट्स निकाले और उन एलिमेंट्स को अगर हम रियल नंबर वैल्यू दे दें तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। an का क्या मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हैं a1 a2 a3 an। ठीक है, a1 a2 a3 हमारे एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस के, an जिसमें लास्ट नंबर है सीक्वेंस का, a1 फर्स्ट सीक्वेंस है। अब इसको लिखते कैसे हैं? a1t। इसका क्या मतलब है? इसको लिखने का मतलब यह है कि हमारा जो a है, जो सीक्वेंस है, उसमें 1 से लेके t तक नंबर है और जब पहला है वो 1 है। ठीक है, दूसरा क्या तरीका होता है लिखने का? दूसरा तरीका होता है, अगर हम पहली जो डिजिट है, लेट्स से a1 इज इक्वल टू 0 मान लें, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 0 2। ठीक है, और तीसरी कंडीशन मैं आपको बता रही हूं कि सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये a t, और हमें बेस पता है, यानी कि पहला नंबर जो है वो 1 है, लेकिन सीक्वेंस इनफाइनाइट है, यानी कि उसके लास्ट जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, उसको हम पता ही नहीं लगा सकते। सीक्वेंस ओपन एंडेड है, तो हम उसमें क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज द वे जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले मैं बताती हूँ, सीक्वेंस का मतलब होता है सक्सेशन ऑफ नंबर, यानी कि जब एक के बाद एक दूसरा नंबर आता है उनके बीच में कोई लिंक होता है, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर। फिर जो रिलेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं उसका कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में कैसे यूज होता है, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है, दैट इज ए फंक्शन मैथमेटिकली स्पीकिंग। n बिलोंग्स टू n, यानी कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट था उससे हमने रियल नंबर वैल्यूज को लिखे। फिर हमने समझा कि जो a1 a2 a3 है ये एलिमेंट होते हैं सीक्वेंस के और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, सीक्वेंस हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब मुझे ये बताओ कि इसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, क्योंकि हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं
तो हमें हर चीज को इस एंगल से देखना है कि जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है उसका इकोनॉमिक्स में कहाँ यूज होगा। अब इकोनॉमी में हम कहाँ सीक्वेंस बनाएंगे, इकोनॉमिक्स में हम कहाँ सीक्वेंस बनाएंगे। देखिए, जब भी हम एक ओवर टाइम डेटा का एनालिसिस करते हैं या ओवर टाइम किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो हम वहां पे इसको यूज करते हैं। जैसे कि अगर लेट्स से हम जीडीपी 10 साल का स्टडी करना चाह रहे हैं, लेट्स से लास्ट डेकेड 2020 इज गोइंग ऑन 2000 से 2010, ठीक है, लास्ट डेकेड हमारा 2000 से 2010 वाला डेकेड है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस डेकेड में ग्रोथ की क्या प्रोजेक्शन रही है इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि जो ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी रहा है, जो ग्रोथ की एक तरीके से कर्व रहा है वो कैसा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2000 से 2010 तक के सारे डेटा को स्टडी करेंगे और सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो वो एक काइंड ऑफ सीक्वेंस बनेगा। 2000 के बाद 2000 के बाद 2001 का डेटा, फिर 2002 का डेटा, फिर 2003 का डेटा, फिर 2004 का डेटा, फिर 2005 का डेटा, फिर 2006 का डेटा। तो एक सीक्वेंस बनाना, एक के बाद एक, 2000 के बाद 2001, 2001 के बाद 2002, फिर 2003, फिर 2004। तो जो सीक्वेंस बना उसको ही हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इन सीरीज। यानी कि जो सीक्वेंस बना इकोनॉमिक्स में डेटा को स्टडी करने के लिए, वही हमारा किसका काम करेगा, सीक्वेंस का करेगा। यानी कि जब हम बहुत ज्यादा टाइम पीरियड्स के बीच में चीजों को डील करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब हमें यह समझना है कि जो सीक्वेंस होते हैं वो किस किस तरीके के हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिससे सीक्वेंस बन सकते हैं, जिस तरीके के सीक्वेंस होते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, लेमन लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन होती है और इकोनॉमिक्स में क्या यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के सीक्वेंस होते हैं। देयर आर 4 और 5 काइंड ऑफ सीक्वेंस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिससे आपको थोड़ा ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि सीक्वेंस कैसे होते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले हमें समझना है एक सीक्वेंस जो होता है वो इंक्रीज भी कर सकती है, यानी कि उसमें जो नंबर है वो बढ़ते हुए भी हो सकते हैं और डिक्रीजिंग भी हो सकती है, और जो इनकी डिक्रीज का स्पीड है वो कांस्टेंट भी हो सकता है और इंक्रीजिंग रेट पे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है जिस तरीके से हमें सीक्वेंस मिलते हैं। जैसे कि 0, -1, -3, -8, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। दूसरी कैसी सिचुएशन हो सकती है सीक्वेंस की, दूसरे किस तरीके का सीक्वेंस हो सकता है हमारा, सीक्वेंस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन इस बार इंक्रीजिंग रेट पे नहीं, कांस्टेंट रेट पे नहीं, क्या बचा, डिक्रीजिंग, एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, फ्लक्चुएट करेंगी विद वाइडर मार्जिन, ठीक है। वाइडर मार्जिन का क्या मतलब है, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि 1 के बाद सीधा 8, 8 के बाद सीधा 20, फिर 35, फिर 53, फिर 78, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बहुत इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो दो टर्म्स के बीच का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है एक सीक्वेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मार्जिन के साथ फ्लक्चुएट करे। ऐसा भी हो सकता है कि फ्लक्चुएट करे लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज ना करे, फ्लक्चुएट विदाउट एनी टेंडेंसी, ठीक है, फॉर एन इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। यानी कि जो फ्लक्चुएट कैसे करेंगे, फ्लक्चुएट करने की जो टेंडेंसी होगी उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई एक नंबर होगा उसी के सराउंड जो हमारा सीक्वेंस है वो रिवॉल्व करता रहेगा। फ्लक्चुएशंस होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। लास्ट हमारा जो टाइप होता है वो होता है फ्लक्चुएट विद ए डिक्रीजिंग मार्जिन, ठीक है। यानी कि जो मार्जिन है उनके बीच का वो कम होता जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस है ये कम होता जाएगा, डिक्रीजिंग मार्जिन। अब हमने जो 5 टाइप के सीक्वेंस पढ़े,
इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि जो सीक्वेंसेस होते हैं वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो वो जरूरी नहीं है। मे नॉट बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। जो सीक्वेंस है जरूरी नहीं है कि वो एक तरफ से इंक्रीज ही करें एक तरफ से डिक्रीज ही करें। सीक्वेंस जो होते हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है बाउंडेड और अनबाउंडेड का, ठीक है। एक सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है। वो बाउंडेड कब होगा? जब वो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो, ठीक है। अगर केवल बाउंडेड बिलो है या केवल बाउंडेड अबव है तो उस सिचुएशन में हमारा सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेड होने के लिए जरूरी है कि सीक्वेंस बिलो से भी बाउंडेड हो अबव से भी बाउंडेड हो। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? अनबाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। अब जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो उसका हमें किस तरीके से टैकल डाउन करना है, ठीक है। लेट्स से कोई फाइनाइट वैल्यू है k, फाइनाइट वैल्यू k विच इज ग्रेटर देन 0। जो हमारी फाइनाइट वैल्यू है k विच इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा जो an है यानी कि जो लास्ट टर्म है, an हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, an हमारी क्या थी? लास्ट टर्म थी। अगर हमारी an k से छोटी है यानी कि जो हमारी फाइनाइट वैल्यू है ये k से छोटी है तो ये बाउंडेड अबव है, और अगर ये इससे छोटी नहीं है यानी कि इससे बड़ी है, अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स कर दें ग्रेटर देन -k, और ये जो -k हमने लिया है अगर हम इसको रिवर्स कर दें यानी कि k की नेगेटिव वैल्यू से बड़ा हो जाए तो हमारी बाउंडेड बिलो है। यानी कि हमारे पास एक टर्म है k, ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू है k। ये k डिसाइड करेगा कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड अबव है। अगर हमारे पास ऐसी टर्म है कि अगर लेट्स से k हमारा 3 है और हमारे पास -3 से नीचे की जो हमारी जो लास्ट टर्म है वो -3 से बड़ी है और जो हमारी लास्ट टर्म है वो 3 से छोटी है, यानी कि जो हमारा मार्जिन हो गया वो क्या हो गया? यानी कि अगर सारी वैल्यू -3 से 3 के बीच में है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे अनबाउंडेड। याद रखने वाली बात यह है कि बाउंडेड केवल उसी कंडीशन में होगा जब बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों सिचुएशन पूरी हो रही हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की इस वीडियो में हमने सीक्वेंस के इंट्रोडक्शन को समझा है। नेक्स्ट वीडियो से हम सीरीज को शुरू करेंगे। हम पहले सीरीज के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, सीरीज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।